हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पे। और आज इस चैनल पर हम लोग पुनः एक नया सेट लेकर के उपस्थित हैं। सेट डिस्कशन नंबर 14 होगा आज। मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें समसामयिकी से ही है। दोस्तों, आप सब अपने अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा ये वीडियो आप सबको लग रहा है, और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस पे अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है समसामयिकी से, जिसका जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 40वां है। ठीक है, और यह रिपोर्ट जो है 23 मार्च 2021 को जारी की गई है, और इसमें कुल मिलाकर के 53 देश शामिल हैं, जिनमें से भारत को 40वां स्थान मिला है। ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है वार्षिक आधार पर। ठीक है, और यह जो है इसमें क्या होता है, पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों को लेकर के आईपी परिस्थितियों के व्यवसायीकरण से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष देश है। शीर्ष यानी कि सबसे नंबर 1 रैंक पे कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। इंडेक्स में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, बहुत सारे इंडेक्सेस आ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन होने की पूरी संभावना बनती है, तो इंडेक्सेस अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 10वां। ठीक है, 10th पोजीशन पे है भारत इसमें। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर है। कौन देश है प्रथम स्थान पर? आंसर हो जाएगा स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसमें प्रथम स्थान पर जो है यह सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, और उसके बाद न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, और ऑस्ट्रेलिया है तीसरे स्थान पर। और यह जारी की जाती है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान इसमें 121वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 121वां। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। इसमें भारत का स्थान है 139वां, यानी कि 139। ठीक है, और यह रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है, यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। और नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान है 140वां। ठीक है, 140वां। अभी हमने क्या देखा है, तो ये कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भी 140वां स्थान है, और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भी 140वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष देश है। इसमें शीर्ष देश हो जाएगा आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष पर, यानी कि नंबर 1 रैंक पर है आइसलैंड। ठीक है, और अफगानिस्तान इसमें सबसे नीचे के पायदान पर है, सबसे निचले स्तर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान वाले देश हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान वाले देश है नॉर्वे। ठीक है, और इसके अलावा इरिट्रिया जो है वह 180वां स्थान लेकर के सबसे नीचे है इरिट्रिया। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। इसमें भारत का स्थान जो है वह है 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की यह रिपोर्ट है, जिसमें भारत का स्थान 142वां है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो
चूँकि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे, तो उसी तर्ज पर नीति आयोग के भी अध्यक्ष हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर के विजय राघवन, के विजय राघवन, ठीक है, के विजय राघवन। नेक्स्ट है एशिया का सबसे अधिक लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक नेट्रैक्स उच्च गति वाला ट्रैक किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है इंदौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक जिसका नाम है नेट्रैक्स उच्च गति वाला ट्रैक है ये, जिसका उद्घाटन 29 जून 2021 को प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75I संबंधित है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण से, ठीक है, परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण से। नेक्स्ट है जून 2021 में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन इनमें से किन देशों के बीच चलाई गई? विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन यह चलाई गई थी फिनलैंड और भारत के बीच जून 2021 में, ठीक है। यह एक ऐसी पहली मालगाड़ी है जो कि फिनलैंड की राजधानी के समीप बुआवोसारी बंदरगाह से नहावा शोवा जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहलाता है वहाँ तक चलाई जाएगी, अर्थात बुआवोसारी से नहावा सेवा तक, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है दिल्ली। दिल्ली में पर वर्ग मील में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की मंजूरी दी? तो आंसर इसमें हो जाएगा 3 महिलाओं को शामिल किया गया है और 3 महिलाओं समेत 9 न्यायाधीशों को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यह नियुक्ति हुई है 26 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के जजों के रूप में 9 जजों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं राकेश कुमार, ठीक है। राकेश कुमार को राकेश कुमार नहीं, अजय कुमार को नियुक्त किया गया है कार्यकारी निदेशक, ठीक है। नेक्स्ट है 21। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। तो सबसे पहले नई आर्थिक शिक्षा नीति को लागू किया था कर्नाटक ने, और दूसरा जो राज्य है देश का वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें सबसे प्रथम स्थान जो है दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कोपेनहेगन को। और कोपेनहेगन कहाँ है? यह डेनमार्क में है, डेनमार्क की राजधानी है। और इसके बाद टोरंटो दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। हालांकि अपना दिल्ली जो है यह 48वें स्थान पर है और मुंबई जो है यह 50वें स्थान पर है। अर्थात सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में दिल्ली 48वां और मुंबई 50वां, और मतलब कि सबसे नंबर 1 पर है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, सेकंड पर है आपको टोरंटो और थर्ड पे है सिंगापुर। आगे चलते हैं। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म बुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म बुशमैन वेकफील्ड है यह फर्म, इसकी तरफ से एक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें से प्रथम स्थान प्राप्त किया है चाइना ने, ठीक है, चाइना ने। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, इसमें भारत का स्थान है दूसरा, ठीक है। और इसने दूसरा स्थान के में यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि भारत एक पसंदीदा वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बनकर के उभरा है।
न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो है यह बनी है, आंसर इसका हो जाएगा कैथी होचुल। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति। इसमें अफगानिस्तान पर जब तालिबानी कब्जा हो गया था तो वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को बचा करके वापस अपने देश लाने के लिए एक मिशन चलाया गया था और जिस मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सीमा के निकट 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो हर्बल पार्क जो है यह चाइना में भारत चीन सीमा से सटे हुए देश है, मतलब चाइना से सटे हुए चमोली जिला, ठीक है, चमोली जिला के अंतिम गांव है माना गांव, उसी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 कह रहा है कि कौन आईआईटी संस्थान से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया गया है। इसका उपयोग सड़कों के साथ साथ उबड़ खाबड़ जगहों पर भी किया जा सकता है। आगे के क्वेश्चंस हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति से। इनमें से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? अशोक के अभिलेखों में जो है मतलब दूसरा और 13वां अभिलेख अशोक का दक्षिणी राज्यों की चर्चा करता है, जो इसमें कि चोल पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र इत्यादि का वर्णन किया गया है, जबकि सातवाहन का जो है यह वर्णन नहीं है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर भी हो जाएगा बी, सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट है 30। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य यह मिला है धौलावीरा से। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? सिकंदर का जब उत्तर भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। ठीक है, मौर्य काल में भाग एवं बलि जो थे या मौर्य काल के एक भूमिकर का नाम था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजस्व का स्रोत था बलि, जिसमें कि भाग राजस्व का स्रोत था, यह भाग भूमिकर थी और बलि भी वही राजस्व का ही स्रोत था। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है 3 तरह के पिटकों की चर्चा की गई है बौद्ध ग्रंथ में, तो धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। तो ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन तीनों पिटकों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। इनकी भाषा है पाली, अर्थात पाली भाषा में ये पिटक लिखे गए हैं। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध का अभिलेख है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और संघ के अनुशासन और नियमों को बताया गया है। आगे है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक। धम्म मूलतः कल्याणकारी और अच्छे कार्य से संबंधित है, जैसे माता पिता और गुरु की आज्ञा पालन, सेवा, अहिंसा, अनुशासन, मृदुता, मधुरता, दया, दान और परोपकार इत्यादि करने तथा पाप न करने पर बल दिया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस बुक में अर्थात किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आगे है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? फाहियान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में।
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और उस समय उसका उद्देश्य था बौद्ध पांडुलिपियों को इकट्ठा करना, बौद्ध पांडुलिपियों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? चोल काल विशेष करके ग्राम पंचायतों के लिए यानी कि स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय स्वशासन, विलेज असेंबलीज। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत में द्वारों को काफ़ी आकर्षक बनाया जाता था और इन द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिलते हैं। हम्पी कर्नाटक में है, वर्तमान कर्नाटक में हम्पी स्थित है और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो यह आंसर इसमें हो जाएगा बलबन। बलबन ने शासक के सिद्धांतों को मतलब ईश्वर के अधिकार अर्थात ईश्वर के आज्ञा के समान प्रतिपादित किया था। आंसर हो जाएगा सी, बलबन। बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज विभाग था। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? इसमें आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। यह एक सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में बंगाल के शासक तुगरिल बेग का विद्रोह हुआ था? तुगरिल बेग, तो तुगरिल बेग का विद्रोह हुआ था बलबन के समय में। यह तुगरिल बेग जो था यह बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का विद्रोही था। इसने बलबन ने तुगरिल बेग के विद्रोह का मुकद्दर के द्वारा दमन करवाया था और उसे तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली सल्तनत का कौन से सुल्तान ने लोकतांत्रिक आधार पर या जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त की? तो लोकतांत्रिक आधार पर अथवा जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त करने वाली प्रथम सुल्तान रजिया सुल्तान थी। ठीक है, और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाने में जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा था और यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान भी थी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने राज्य का आधार प्रजा का समर्थन बताया और माना कि भारत में इस्लामी राज्य कायम नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य का आधार प्रजा का समर्थन को बताया था। उसका मानना था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए इस्लामी राज्य यहाँ कायम नहीं किया जा सकता। आगे है वह कौन सा युद्ध था जिसे हुमायूं से जीतकर शेरशाह ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? हुमायूं से जीतकर के शेरशाह ने कौन से युद्ध के द्वारा स्थापना की थी अपने साम्राज्य की? आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, जिसमें से चौसा का युद्ध जो है यह 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मिरातुल अखबार के संस्थापक हैं। मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1822 में कलकत्ता से मिरातुल नाम का अखबार निकाला था 1822 में। नेक्स्ट है बंगाल गजट के संपादक हैं। बंगाल गजट के संपादक जो है यह अगस्टस हिक्की को माना जाता है। इन्होंने 1780 में बंगाल गजट को निकालना शुरू किया था। उस समय बंगाल इस तरह की सांस्कृतिक और सामाजिक जो भी आंदोलन से संबंधित गतिविधियां थी इन सब में काफ़ी रूप से सक्रिय था। बहुत तरह के शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बंगाल में केंद्रित थी। नेक्स्ट है जिस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 गुटों में हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, 2 गुटों में गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो गया था। तो उसके जो अध्यक्ष थे वह रास बिहारी बोस थे। सूरत फूट के नाम से भी इसे जानते हैं। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें अतिवादियों और उदारवादियों के रूप में 2 गुटों का विभाजन हो गया था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज अर्थात डीएवी कॉलेज की स्थापना करवाई थी लाला हंसराज ने। नेक्स्ट है भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किस वायसराय
प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत। तो प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा जो है यह लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा शुरू करवाया गया था 1865 में, 1865 में कराया गया था। और इसके द्वारा भारत और यूरोप के मध्य समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित थे। चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित व्यक्ति थे सूर्यसेन, ठीक है, सूर्यसेन। इन्होंने 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, जो कि बांग्लादेश में स्थित है वर्तमान में, तो चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मार करके उसे लूटने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है, राजगोपालाचारी ने नमक कानून 1930 में कहाँ तोड़ा था? तो 1930 में राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर में नमक कानून तोड़ा था। सभी व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से अपने अपने व्यक्तिगत प्रयास के व्यक्तिगत तौर से भी सक्रिय थे नमक कानून तोड़ने के लिए। तो राजगोपालाचारी ने तंजौर में नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्योगपति जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। आगे है, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता थे। लाहौर सैनिक षड्यंत्र, तो लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता जो थे वह करतार सिंह सराबा थे, करतार सिंह सराबा। इन्हें 1915 में फांसी दे दी गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56। किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन जब भारत आया था तो साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियों की चोट सहनी पड़ी थी और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो गई थी, ठीक है। और इसी कारण 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी लाठियों के चोट के कारण। नेक्स्ट है, विज्ञान से, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। किस तरह का ऊर्जा का पिरामिड होता है? आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड जो है पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा सीधा होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, हमेशा सीधा। आधात्विक खनिज है, आधात्विक खनिज क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें संगमरमर। संगमरमर जो है यह धातु नहीं है और यह आधात्विक खनिज है, जबकि सीसा, चांदी, मैंगनीज ये सब धातु हैं। आगे है, खनिज उसे कहते हैं जो कि भूमि से खनन करके निकाले जाते हैं। तो हालांकि ये चारों ही खनन करके निकाले जाते हैं, लेकिन इसमें संगमरमर जो है धातु नहीं है। ब्लोफिश एक प्रकार का है। क्या है ब्लोफिश एक प्रकार का? तो आंसर इसमें हो जाएगा सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है ब्लोफिश। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिसकी सीमा की आवृत्ति है। तो इसकी सीमा की आवृत्ति कितनी है माइक्रोवेव की विद्युत चुंबकीय तरंगों की? आंसर इसमें हो जाएगा 1 गीगाहर्ट्ज या से 300 गीगाहर्ट्ज तक, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? बेरी नाम का रोग जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 जिसका है बेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकता, ठीक है। B1 अर्थात थायमिन। नेक्स्ट है, फूल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? फूल से संबंधित तथ्य कौन सा सही नहीं है इसमें देख लेते हैं। यह तना का रूपांतरित रूप है, यह सही है। फूल पौधों का जनन अंग है, यह भी सही है। जायंग और पुमंग फूल के आवश्यक चक्र हैं, सही है। पुमंग फूल का नर जननांग है, यह भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन इसमें हो जाएगा इसके कारण मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। बिल्कुल ये इसके कारण मृत्यु हो सकती है रेडियो एक्टिव प्रदूषण से,
ठीक है, तो यह गलत है। तो देख लेते हैं बाकी सही कौन कौन से है रेडियो एक्टिव प्रदूषण से संबंधित। तो यह विकिरणों एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है, यह सही है। इसके कारण आनुवंशिक विकार हो सकता है, यह भी सही है। यह परमाणु विस्फोट, परमाणु रिएक्टरों में होने वाले दुर्घटनाओं आदि के कारण होती है, यह भी सही है। अर्थात डी आंसर हो जाएगा, डी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में है दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल जो है दुनिया का रेफ्लेसिया को माना गया है। यह सबसे बड़ा फूल है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसमें परागन जो है हाथियों के द्वारा होता है, हाथी के द्वारा, ठीक है। अब इतना बड़ा फूल है तो कीट तो कर नहीं सकते परागन, इसमें हवाओं का भी जोर उतना चलेगा नहीं। पत्ता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पत्ता से संबंधित आंसर हो जाएगा इसमें पत्तों की कोशिका में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल रहता है, यह सही है। पौधे अपना भोजन पत्तों से तैयार करते हैं, यह भी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं पत्तों द्वारा होती है, यह भी सही है। और पत्तों की कोशिका में पर्णहरित नहीं रहता, यह गलत है। तो गलत कहीं चुनने को कह रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जब मांसपेशियों में लंबे शारीरिक श्रम करने के बाद लैक्टिक एसिड जमा होने लगती है तो थकान का अनुभव होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम सहायता करता है वो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो अग्न्याशय रस में पाया जाता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन और डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन और डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में बदल देता है। इसे बेबी फूड्स भी कहा जाता है। यह पाचन में मददगार होता है। सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे होते हैं, क्योंकि क्या कारण है कि सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की अपेक्षा ठंडे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वे अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। आगे है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल के ठंडा रहने का मेन कारण है वाष्पीकरण। मोबाइल चार्जर क्या होता है? मोबाइल चार्जर जो है यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर एक प्रकार का अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को घटाने का काम करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 73। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसकी पुष्टि की जा सकती है प्रस्फुरण गणक के द्वारा। प्रस्फुरण गणक के द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति है या नहीं। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? द्रव का क्वथनांक। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है यह बढ़ जाता है, अर्थात उबलने का जो ताप है उसका वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी एक प्रकार का कीट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मकड़ी, यह कीट नहीं है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे छोटा फूल। दुनिया का सबसे छोटा फूल जो है यह वोल्फिया है। वोल्फिया सबसे छोटा फूल है और सबसे बड़ा फूल हमने पढ़ा रेफ्लेसिया होता है, ठीक है। और वोल्फिया में परागन जो है कीट द्वारा होता है, रेफ्लेसिया में परागन हाथियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है गोनोरिया रोग मनुष्य के शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? गोनोरिया रोग जो है यह जननांगों को प्रभावित करती है। गोनोरिया जो है निसेरिया गोनोरियाई जीवाणु से होता है। तना का भूमिगत रूपांतरण में प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद अर्थात राइजोम का उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा अदरक। भूमिगत रूपांतरण, तने का भूमिगत रूपांतरण है अदरक, अर्थात अदरक जो है तना है। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन 2 ही हैं, बी और
सी है, तो यहाँ पे सी नहीं दिया गया है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो और बाकी दूसरा हो जाएगा सी। बी और सी ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील है, बाकी ए, डी, ई और के ये सभी के सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो राज्य व्यवस्था का पहला क्वेश्चन है और 80वां क्वेश्चन इस वीडियो का। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह अनुच्छेद 316 के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसमें आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष का होना ही चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 82 में है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। कैसे नियुक्त किया जाता है किसी राज्य का राज्यपाल? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के द्वारा। अनुच्छेद 155 के द्वारा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के द्वारा और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया था। ठीक है, अनुसूचित जातियां हैं अनुच्छेद 330 और इसी तरह से अनुसूचित जनजातियां हैं अनुच्छेद 331। ये जो है एसटी है। ठीक है, सॉरी एक बार, ये जो है एससी से संबंधित है और ये जो है एसटी से संबंधित है अनुच्छेद 331। ठीक है, अनुसूचित जातियां से संबंधित है अनुच्छेद 330। नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति कह रहा संसद का हिस्सा नहीं होता है, गलत है। संसद का हिस्सा होता है, सही है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। संसद में वो तो नहीं बैठता, तो यह गलत है। संसद में वोट दे सकता है, यह भी गलत है, यानी कि बी सही है। संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और यह अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग 79 के तहत होता है। संघ के लिए एक संसद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 79 के तहत, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 40 में प्रावधान किए गए हैं और इसकी व्याख्या जो है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है। आगे है, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो आंसर इसमें हो जाएगा सरकारीय आयोग का गठन जो है 1983 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में प्रस्तुत की थी। 1983 में किस वर्ष सरकारी आयोग जैसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया था, जिन्हें अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो आंसर हो जाएगा 1983। ठीक है, रिपोर्ट का पूछ रहा है, तो रिपोर्ट का इसमें दिया ही नहीं गया है कि कब प्रस्तुत किया गया है, तो चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि रिपोर्ट दी गई थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1988 में और सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया था, ने अपना प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट जमा किया था। तो रिपोर्ट उसने सरकारी आयोग ने 1988 में जमा किया था। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति जो है यह महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं।
आगे है क्वेश्चन 89 गणित से है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा 0.25 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। और 90 क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का सी हो जाएगा 25 दिन। और फिर क्वेश्चन नंबर 91 का हो जाएगा ए यानी कि 22 वर्ष थी। और क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा सी 4.9 मीटर। और 93 का हो जाएगा बी 16। और 94 का हो जाएगा 94 का ए यानी कि 35/73। और 95 का होगा नदी में अपनी वास्तविक चाल, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी 24 किलोमीटर पर आवर। और 96 का हो जाएगा डी यानी कि 40। उसी तरह से 97 का हो जाएगा 97 देख लेते हैं। 97 जो है तो 97 का आंसर हो जाएगा ए 3 to the power 1/3 + 1। और 98 का हो जाएगा डी यानी कि 5। तो अब आगे बढ़ते हैं विविध में। शक संवत का प्रथम महीना आता है। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र से शुरू होता है। चैत्र शक संवत का पहला महीना है और अंतिम महीना इसमें फागुन होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना अर्थात CRPF की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा डी 1939 ईस्वी में। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। और यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF बन गया था। वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है यह शिलांग में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है गोवा दोनापाउला में। गोवा के दोनापाउला में। और इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि इत्यादि में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है रिक्सडाग। रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है? रिक्सडाग जो है यह स्वीडन की संसद का नाम है। विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को। नेक्स्ट है शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल जो है यह इंदिरा गांधी के समाधि स्थल है। आगे के क्वेश्चंस हैं भूगोल से। भारत में इनमें से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम श्रेणी अर्थात हाल ही की बनी हुई श्रेणी है हिमालय। हिमालय सबसे नवीन श्रेणियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी देशांतर प्रधानयामी उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसमें आंसर है 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर जो है प्रधानयामी उत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। आगे है इनमें से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है बेरिंग जल डमरू मध्य। इनमें से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है सिंगापुर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इनमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं? कार्स्ट प्रदेश में पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं सिंकहोल। सिंकहोल स्थलाकृति जो है ये कार्स्ट प्रदेश में मिलती है। आगे है विश्व का सर्वाधिक गहरा समुद्री गर्त है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है मैरियाना यानी कि चैलेंजर गर्त।
यह प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर है, कितना है? आंसर हो जाएगा बी 1.64%, अर्थात देश की जनसंख्या औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर है 1.64%। आगे है क्वेश्चन नंबर 115। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है, तो महिला साक्षरता दर भारत में 68.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाले 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा इसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस समय बहुत ही अधिक लिंगानुपात है, जिसमें केरल का हो जाएगा 1084 1084, ठीक है, और तमिलनाडु का है 996। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का है 993 और छत्तीसगढ़ का है 991 और उसके अलावा ओडिशा का है 979। ठीक है, आगे है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक जनघनत्व है, तो सबसे अधिक जनघनत्व जो है यह किसका है? देश के सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को मिला करके आंसर इसमें हो जाएगा दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का 11,320 है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ 9258 है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था से, तो अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का मत्स्य उत्पादन रहा, मत्स्य उत्पादन कितना रहा? आंसर हो जाएगा 14.16 मिलियन टन। 2019-20 में भारत का मत्स्य उत्पादन रहा 14.16 मिलियन टन। मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप है, मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप है M4। देश में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होनी आवश्यक है? नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए 200 करोड़ की एक चुकता पूंजी, यानी कि एक क्या कहते हैं उसको, स्टार्टिंग में उतना होना आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का स्थान है, मछली उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और विश्व के कुल उत्पादन में भारत 7.58% मछली का उत्पादन करता है। आगे चलेंगे, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व में अंडों के उत्पादन में भारत का स्थान है, विश्व में अंडों के उत्पादन में भारत का स्थान जो है तीसरा है, मछली उत्पादन में दूसरा, अंडों के उत्पादन में तीसरा। ठीक है, तो अगर 20-21 की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में भारत का स्थान तीसरा रहा था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है, तो आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। फिर भी हम भारतीय कुपोषित हैं, क्योंकि सही तरह से उसका विनिमय और वितरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में सकल अर्थव्यवस्था के जीवीए में उद्योग क्षेत्रों की हिस्सेदारी थी, तो कितनी थी? आंसर हो जाएगा 25.8%। 2021 के सकल अर्थव्यवस्था में जीवीए में उद्योग क्षेत्रों की हिस्सेदारी 25.8% थी। किस संविधान संशोधन के तहत देश में जीएसटी का प्रावधान किया गया? तो जीएसटी लागू किया गया है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आगे है वर्ष 2020-21 में भारत में कृषि पदार्थों के निर्यातों में 2019-20 के सापेक्ष कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा बी 17.34%। कृषि पदार्थों के निर्यात में 19-20 की अपेक्षा 20-21 में 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा सी जनता सरकार के द्वारा, जब जनता पार्टी की सरकार थी 1977 ईस्वी में, 1977 में तब रोलिंग प्लान लाए गए थे। इस प्लान के जनक जो थे ये गुरनाल
गुरनाल मिर्डल थे। और रोलिंग प्लान का अर्थ होता है एक ऐसी योजना जो कि कुछ वर्षों के लिए बनाई जाए और प्रत्येक वर्ष आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सके। आगे है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष अर्थात ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? आंसर हो जाएगा 1921। 1921 की अवधि में अब तक एक बार केवल भारत की जनसंख्या में दशकीय गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी उस समय अकाल वगैरह पड़े थे, बीमारियां इत्यादि, इसकी वजह से बहुत ही गिरावट हो गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट हुई थी जनसंख्या में, इस वजह से इसको महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति का उपकरण ब्याज दर नहीं होता है। ठीक है, और आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का यह उपकरण है और यह राजकोषीय नीति का नहीं है। राजकोषीय नीति का करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण इत्यादि सभी हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राज्य की आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो राज्य की आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता चला जाता है। अगर अर्थव्यवस्था डेवलप्ड होती जाएगी वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवाओं का अंश जो है बढ़ता चला जाएगा। आगे है 132, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची का यह विषय होता है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल से। अगस्त 2021 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है उदयकांत मिश्र को। ठीक है, उदयकांत मिश्र, और इसके ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अध्यक्ष जो है यह नीतीश कुमार स्वयं हैं। 9 सितंबर 2021 को यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में शीर्ष 50 शिक्षकों की सूची में बिहार के किस गणित शिक्षक ने जगह बनाई है? तो गणित के इस शिक्षक का नाम है सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा, इन्होंने बिहार के भागलपुर के ये हैं गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की शिक्षिका हैं मेघना मंसूरी। इन दोनों को ही 9 सितंबर 2021 को घोषित इस वर्ष के 10 लाख US$ के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है पटना का कौन से व्यक्ति ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर 15 अगस्त 2021 को भारत कॉलर ऐप बनाया है? तो भारत कॉलर ऐप जो है यह बनाया है प्रज्वल सिन्हा ने। प्रज्वल सिन्हा, इनका भारत कॉलर ऐप जो है बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और पिछले वर्ष स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए इन्हें राष्ट्रीय अवार्ड दिया था। 15वां वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में 2021-26 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा 14वें वित्त आयोग के 9.665% से बढ़कर कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा ए, 10.058%। ठीक है, और इस तरह से पिछले वित्त आयोग की तुलना में 0.393% की वृद्धि हुई है। 0.393% की वृद्धि। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में वर्ष 2020 में टेली घनत्व अर्थात दूरभाष का घनत्व है, दूरभाष का घनत्व जो है यह है 53। ठीक है, बिहार का कुल टेली घनत्व 53 है, ग्रामीण में 42 और शहरी में 117। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें अथवा प्रमंडल थीं? तो बिहार में मुगल काल में कुल मिलाकर के 7 सरकारें अथवा प्रमंडल थीं। नेक्स्ट है बाबू दीन नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। ठीक है, भागलपुर में, और इसकी अध्यक्षता जो है श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है
दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1 जनवरी 1901 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाने में जगलाल चौधरी का नाम आता है। आंसर डी, जगलाल चौधरी। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था हितैषी। हितैषी नाम का पत्र था जो कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था। बिहार में गया षड्यंत्र केस घटना कब घटी? बिहार में गया षड्यंत्र केस की घटना जो है यह जनवरी 1933 में घटी थी। जनवरी 1933 में, जिसमें ब्रजभूषण सहाय, उमानाथ शर्मा और सहदेव सिंह इत्यादि थे। स्वराज्य कथा पत्रिका के संपादक थे। स्वराज्य कथा पत्रिका के संपादक इसमें बाल मुकुंद वाजपेयी थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई? 1937 में बिहार विधानसभा के लिए कुल मिलाकर के 152 जगहों पर चुनाव हुए थे। राज्य में कुल मिलाकर के 129 निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। बिहार में गंगा की लंबाई है, बिहार की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की लंबाई जो है यह 445 किलोमीटर है। बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक क्या है? तो शिवालिक श्रृंखला जो है यह नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। अनुसूचित जनजाति को किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है? आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, अर्थात ST। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या उधर ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है यह मुंगेर जिला में है। तो इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो। भी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। BPSC और हम पे सुनते रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।